तो नमस्कार, मैं धनराज आप सभी का इस हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। हम हिंदी के जो टॉपिक है व्याकरण शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी में जो व्याकरण है, इस व्याकरण का अगर हम शब्द का जो शब्द विच्छेद करेंगे तो इसका देखिए वी प्लस आ प्लस करण। वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और कर्ण इसमें शब्द है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, क्या शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना और वी धन आ धन कर्ण इसका शब्द विच्छेद हम देखते हैं। आगे हम व्याकरण की परिभाषा देखें तो व्याकरण जो है ये एक पुस्तक है, ये ग्रंथ है, ये एक विधा है। व्याकरण एक रचना है, एक कृति है और एक संस्करण है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हमने देखा भली भांति समझना। व्याकरण एक पुस्तक के रूप में हो सकता है, एक ग्रंथ हो सकता है, एक विधा, एक रचना, एक कृति, एक संस्करण। ये व्याकरण इस रूप में हो सकता है। इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा हम देखें तो व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह ग्रंथ हैं जो किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। देखिए मित्रों, जो व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें प्रदान करता है। ये व्याकरण की परिभाषा है। व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं, शुद्ध रूप से उसका लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से ही हम उसको भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में प्रयोग करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भाषा में हम शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते, शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते और शुद्ध लेखन भी हम नहीं कर सकते। व्याकरण में हम आगे बात करते हैं वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण की हम बात करें मित्रों तो जो वर्ण विचार है, सबसे पहला टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम में हम बात करें तो वर्ण विचार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक एग्जाम में हिंदी व्याकरण अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो वर्ण विचार से आपके प्रश्न जरूर आते हैं और रीट जो पाठ्यक्रम है उसमें भी आपके वर्ण विचार टॉपिक दिया हुआ है और वहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। देखिए, वर्ण विचार में हम बात करें तो जो हिंदी है, हिंदी में वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों बिंदु पे ही पूरी हिंदी जो व्याकरण है उसके इनमें व्याकरण संबंधित सारे टॉपिक वर्ण में, शब्द में और वाक्य। अगर हम इसका क्रम में भी अध्ययन करें तो देखिए, जो वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलकर जो उनका सार्थक अर्थ निकलेगा उसे हम शब्द कहते हैं
और शब्द को हम अगर सार्थक अर्थ देखते हैं तो उससे मिलकर वाक्य बनता है। ये तीनों टॉपिक है, इन पे हिंदी पे अध्ययन होता है। वर्ण विचार, इस टॉपिक में हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? जो ये वर्ण है ये ध्वनि से बनते हैं। किससे बनते हैं? ध्वनि से। मौखिक रूप से जो उच्चारित है वो ध्वनि कहलाती है। जैसे हम क, ख, ग, ये जो ध्वनि है ये ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। जब इनमें ध्वनियों में स्वर का मिलान हो जाता है, स्वर मिलते ही ये अक्षर बन जाती है और उसका उच्चारण हो जाता है। जैसे हम लिखित रूप भी दे सकते हैं। जैसे ये वर्ण है क, ये अभी वर्ण है। अगर हम इसमें स्वर मिलान कर देते हैं तो ये क बनता है, जिसका उच्चारण भी होता है और लिख भी हम सकते हैं। इसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। वर्ण और अक्षर में अंतर यही होता है कि जो वर्ण है उनको हम केवल उच्चारित होते हैं, ये लिखित रूप दिया जा सकता है और जैसे ही स्वरों का मिलान हो जाता है वो अक्षर बन जाते हैं। वर्ण में आगे हम बात करें तो ध्वनि वर्ण होते हैं और भाषा में, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा के मौखिक रूप से हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो होगी वह ध्वनि होगी। आपके प्रश्न आ जाए भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह ध्वनि होगी। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन आ जाए आपके ए वर्ण, ब ध्वनि, से दोनों, द कोई नहीं। बताओ आप इनमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, दोनों, कोई नहीं। कौन सा उत्तर है? मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए जी, ये प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और जो बच्चे हैं ना इन प्रश्नों में विचलित हो जाते हैं। हम बहुत अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में होते हैं ना, वो हमें, अगर हमें उनको सही तरीके से समझा नहीं तो वो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। मैंने रीट फाइट की है 2015 में। मैंने मेरा खुद का निजी अनुभव बताता हूँ आपको। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़े, याद रहे आपने जो पढ़ा है उसमें से जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपके परीक्षा में मिला है, वो जरूरी नहीं। आपने किस टॉपिक को किस तरीके से समझा है अगर टॉपिक को, तो आपके वहाँ परीक्षा में जो आपका प्रश्न है वो 4 आपके जो गोले हैं वो उन गोले में से आपका गोला राइट हो जाएगा अगर आपने टॉपिक को समझा है। अगर आपने रटा है और केवल नहीं कि मेरे तो ये टॉपिक है, मेरे तो वर्ण विचार नहीं, मेरे तो संधि, और आपने डायरेक्ट संधि पढ़ी है, तो आपके हो सकता है कि कई प्रश्न आपके गलत हो जाए। तो अगर मैं आपको रीट L1 और L2 में हिंदी की जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को हम बारीकी से पढ़ेंगे। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, हम इसको क्यों पढ़े, सर तो फालतू टाइम पास कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं है। परीक्षा को, किसी भी परीक्षा को जिसने सफलता हासिल की उसे पूछ लेना, अगर जिस सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आए हैं तो उसने उस सब्जेक्ट को अपने मन के अंदर उतारा है, उसको समझा है, बारीकी से समझा है। और इसी तरीके से हिंदी को हम एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो वर्ण विचार से यहाँ से प्रश्न बनता है। मैंने आपको प्रश्न पूछा है, आपका जवाब
आपने दिया होगा। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वह वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण। ये प्रश्न आ चुका है और हो सकता है कि अभी आने वाली परीक्षाओं में भी आ जाए। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। रीट 2015 में L1 में साइकोलॉजी में एक प्रश्न आया था कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? ऑप्शन थे स्टर्न, टर्मन, अल्फ्रेड बिने या कोई नहीं। आप बता सकते हो इसका आंसर? बहुत ही कंफ्यूजन है इस प्रश्न में। बुद्धि लब्धि के बारे में अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बताया, सूत्र स्टर्न ने दिया और टर्मन ने इंटू 100 करके इसको सूत्र को, वो मानसिक आयु शारीरिक आयु इंटू वो 100 लगा के उसको वास्तविक ये आयु बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात करने का बताया। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन प्रश्न ये आया, ये प्रश्न मेरे सही हुआ, मेरे काफ़ी मित्रों के गलत हुआ। तो ऐसे जो प्रश्न है इनको हमें अच्छी तरीके से अगर समझेंगे तो ही हमारा प्रश्न वहाँ राइट होगा। मित्रों परीक्षा में एक प्रश्न 1 मिनट का होता है, वहाँ इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है, रटी रटाई चीज़ें से अपना एग्जाम फाइट होगा नहीं। आपने मन से सब्जेक्ट को अंदर उतारा है, एक एक पॉइंट को समझा है, तो आपका वहाँ प्रश्न सही होगा। मैं पढ़ाऊँगा उसमें से ज़रूरी नहीं कि आपके चीज़ मिले, लेकिन ये गारंटी है जो पढ़ाऊँगा उसके माध्यम से आपका प्रश्न राइट होगा। ये मेरी गारंटी है। इस YouTube चैनल में आपको जो सामग्री मिलेगी उससे आपके एग्जाम में आपका प्रश्न सही होगा, आप सफलता की ओर जाओगे। ये इसी विश्वास के साथ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हमने अभी देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। दूसरा है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगा। ध्यान रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई आ जाए ऑप्शन में, वर्ण करना है। और ये याद रखना अर्थ के आधार पर पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। आगे देखिए, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य। अगर किसी भाव या भावार्थ के आधार पर जिसका भाव निकल रहा है पूरे, उसका सबसे छोटा अंग होता है वाक्य। भाषा में हम पढ़ते हैं, अगर उसका पूरा भावार्थ निकल रहा है, हमें अर्थ पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसका भावार्थ निकल रहा है कि राम एक व्यक्ति है जो अध्ययन कर रहा है। तो इसलिए भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। और आगे एक और पॉइंट है, भाषा का सबसे बड़ा अंग, वो भी क्या होगा मित्रों? वो भी वाक्य होगा। ध्यान रहे, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्थ, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य, और भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य ही होता। देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में हम देखते हैं 2 प्रकार हैं, एक स्वर और व्यंजन। कुल वर्ण, ये संख्या आपको कमेंट करके बतानी है कि कुल वर्ण कितने होते हैं। व्याकरण में ये यहाँ से वर्ण विचार से ये प्रश्न भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, इधर 50, 48,
52 या 54। सभी मित्र कमेंट करके बताएं कि कुल वर्णों की संख्या क्या होती है। प्रश्न आया है आपके परीक्षा में, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि 50 होती है, 48 होती है, 52 होती है या 54 होती है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। मित्रों, इसमें कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। वो किस प्रकार होती है, आप एक इधर देखिए, स्वर है उनकी संख्या 11 होती है। कुल स्वर 11 होते हैं हिंदी में, ठीक है। उसमें व्यंजन, इस व्यंजन कुल 33 होते हैं। इसमें अगर हम इसको देखें कि 33 कैसे होते हैं, 25 तो इनकी संख्या होती है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। एक में 5 वर्ग होता है, कुल 5 वर्ग होते हैं, एक में 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैं लिख देता हूं यहां, क, ये होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 5 5 5 5, ये इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। इसमें है 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए मित्रों, इनमें हम आगे टॉपिक में आपको ये जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम ऊपरी तौर पे हम देखते हैं कि क्या क्या इनकी संख्या 52 कैसे होती है, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म होते हैं, ठीक है, और 4 होते हैं संयुक्त, ठीक है, और 2 होते हैं ताड़नजात, जिसे हम द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं, ड़ होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा 2 और होते हैं अयोगवा। ये सारे मिलके इनकी संख्या होती है 52 संख्या होती है। परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि 52 वर्ण किस प्रकार होते हैं। आगे मैं आपको इनके बारे में विस्तार रूप से और बताऊंगा, और विस्तृत रूप से आपको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आगे भी मैं आपको विस्तृत रूप से इनको नोट करवाऊंगा। देखिए, अब हम स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर, इनकी कुल संख्या 11 होती है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसकी जो परिभाषा है वाक्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जा सके। देखिए, वाक्य यंत्र से हमारे मुंह से निकलने वाली वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के जिनका उच्चारण होता है वह स्वर कहलाता है। साधारण तौर पे हम इसका अगर परिभाषा देखें, अगर इसको समझे तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के जिनका हम उच्चारण कर सके वह स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है, ये हमें याद रखना है। ये स्वर की परिभाषा हो गई। व्यंजन की परिभाषा देखिए, पहले सुने, वे वर्ण जिनका उच्चारण
स्वरों की सहायता से किया जा सके वे व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो व्यंजन की परिभाषा है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये जो ध्वनि है हलंत लगा हुआ है इसके, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं क, एक झटके में हवा से बाहर निकल जाता है। इसमें स्वर की कहीं ध्वनि नहीं आ रही है। जैसे इसमें स्वर मिलता है, ए स्वर मिल गया, तो इसका जो उच्चारण होगा वह होगा कै। कै आप बोल के देखिए, पीछे जो ये ध्वनि है इसके ए की आवाज़ आपको सुनाई देगी। मित्रों, आज हमने ये जो टॉपिक देखा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, जो स्वर, इनके प्रकार, स्वर और व्यंजनों के प्रकार, उच्चारण के आधार पर, अलग अलग आधार पर इनके हम प्रकार हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। आगे भी जो क्लास में आपके सामने ऐसे उपयोगी वीडियो आते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखने के लिए इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहे। धन्यवाद।